नमस्कार दोस्तों। दरअसल कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना लिखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये आकांक्षा अभिलाषा होती है कि वो पाठकों तक पहुँचे। पाठकों तक पहुँचने के बहुत सारे माध्यम हैं। अभी तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी रचनाएं डाल देते हैं। पर एक लेखक के रूप में एक लेखक चाहता है कि वो उसकी किताब किसी प्रकाशन संस्थान से, प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से आए और वो लोगों के हाथ में जाए। पुस्तक पढ़ने का अपना एक सुख होता है और आजकल जो है पुस्तकें अलग अलग तरह से, अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं और बड़े पैमाने पर प्रकाशित भी हो रही हैं। पर इधर हम जब हिंदी की पुस्तकों की बात करते हैं और हिंदी के प्रकाशकों की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ एक घालमेल नज़र आता है, कुछ धांधली सी नज़र आती है। और ये धांधली आज की नहीं है। महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी विवाद रॉयल्टी के लिए हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा। हमारे समय के बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं कि पुस्तक लिखने वाले से पुस्तक बेचने वाला बड़ा होता है, कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये बात परसाई ने यूं ही नहीं लिखी। परसाई ने अपनी आंखों के सामने इस सच को घटित होते देखा कि किस तरह लेखक प्रकाशकों के आगे पीछे डोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो प्रकाशक उसका किस तरह से लाभ ले रहे हैं, कितनी किताबें छप रही है, कितनी उसकी रॉयल्टी मिलेगी, ये कुछ नहीं हुआ। अभी ताज़ा मामले में देश के प्रतिष्ठित कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल की किताबों की रॉयल्टी को लेकर विवाद सामने आया है। और ये मामला तब आया जब जाने माने अभिनेता लेखक मानव कौल ने सोशल मीडिया पर यह बात शेयर की कि इस देश के सबसे बड़े कवि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को पिछले एक साल में उनकी 3 किताबों के बदले एक प्रकाशन से 6,000 रुपये और दूसरे प्रकाशन से 8,000 रुपये मात्र मिला। वे सबसे बड़े लेखक हैं, उनको साल भर में 14,000 रुपये मिला। मानव कौल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि विनोद जी जैसे लेखक के पत्र का जवाब भी प्रकाशक महीनों तक नहीं देते। विनोद कुमार शुक्ल इस बारे में क्या कहते हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि विनोद जी क्या कह रहे हैं। मुझे अब तक मालूम नहीं हुआ था कि मैं ठगा रहा हूं। मेरी सबसे ज़्यादा किताबें जो लोकप्रिय हैं वे राजकमल और वाणी से प्रकाशित हुई हैं। अनुबंध पत्र कानून की भाषा में होती हैं, एक तरफा शर्तें होती हैं और किताबों को बंधक बना लेती हैं। इस बात का एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ, अभी अभी हुआ। हम तो विश्वास में काम करते हैं। नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी कि समय तो ई बुक और किंडल जैसी बातें या चीज़ें नहीं थी, पर ये दोनों किताबें ई बुक किंडल में हैं। कभी के बाद अभी किताब, मेरा कविता संग्रह रॉयल्टी का जो स्टेटमेंट भेजते हैं उस स्टेटमेंट में तो इस किताब का पिछले कुछ वर्षों से उल्लेख ही नहीं करते हैं। और चूंकि मैं एक ऐसी उम्र में पहुंच गया हूं कि जहां मैं अशक्त हूं और बहुत चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं दे पाता, कुछ कर भी नहीं पाता, तो ये रह जाती हैं और मैं ठगाता रहता हूं। दूसरों ने, जैसे कि अभी मानव कौल आए थे, उन्होंने चर्चा के दौरान मुझसे पूछा कि आपको कितनी रॉयल्टी मिलती है, तो मैंने उन्हें बताया। जैसे वाणी प्रकाशन में 20-25 सालों का अगर कहीं औसत निकालें तो वो करीब 4,000-5,000 का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इन लोगों ने
सारे लोगों से, फेसबुक का ज़माना है, सबको बताया कि ये किताब इस तरह की है। मेरी किताबें तो मुझे भी एहसास होने लगा कि इन बड़े प्रकाशकों, जिन्होंने मेरी नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, अतिरिक्त नहीं, सब कुछ होना बचा रहेगा, जो बिकती हैं वो बहुत बहुत बिकती हैं, लोग बताते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी किताबें मेरी जैसे बंधक हो गई हैं और मैं इन किताबों को मुक्त करना चाहता हूँ। ये बड़े लोग हैं और मैं इनसे ज़्यादा किसी परेशानी में न पड़कर स्वतंत्र होना चाहता हूँ। रॉयल्टी के लिए लेखक की यह कुड़न कोई आज की नहीं है, यह काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है दुखद प्रसंग है। आज से लगभग 45 साल पहले भी सारिका में दिए गए एक इंटरव्यू में राही मासूम रजा ने कहा था कि उन्हें उनकी किताब का साल भर की रॉयल्टी 23 रुपये मिली है। रॉयल्टी के प्रति उदासीन भाव और संकोच के चलते निर्मल वर्मा को भी इस दुखद प्रसंग से गुजरना पड़ा था, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। लेकिन उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी गगन गिल ने संबंधित प्रकाशन संस्थान से निर्मल वर्मा की सारी किताबें लेकर ज्ञानपीठ को दे दी। यहाँ तक कि प्रकाशन संस्थान द्वारा इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए नामवर सिंह की मध्यस्थता का प्रस्ताव भी गगन गिल को दिया गया, जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। एक बड़ी संख्या में लेखक का यही रोना है। इस बारे में प्रकाशक के अपने अपने अलग तर्क हैं। महंगे कागज़, महंगी छपाई, इन सब से ऊपर प्रमुख तर्क किताबों का ना बिकना है। बहुत सी रहस्यमय तर्क होते हैं। प्रकाशक के बारे में एक बात बहुत आम है कि 500 प्रति बोलकर 1000 प्रतियां छाप लेते हैं और लेखक के पूछने पर हर बार कहते हैं कि बगैर बिक्री के किताबें बहुत बाकी हैं, किताबें बिक जाएंगी तो रॉयल्टी दे जाएगी। अनुबंध पत्र भी लगभग एक तरफा होता है, जिसमें लेखक के अधिकार न्यूनतम होते हैं और सारी गुंजाइश प्रकाशक के हक में होती है। अब हम इस बारे में एक प्रकाशक और लेखक दोनों ही हैं, डॉक्टर सुधीर शर्मा क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। दोनों दरअसल एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकाशक रॉयल्टी ईमानदारी से देता नहीं, ये बहुधा प्रकाशकों की शिकायत है। और ये सच भी है कि बहुत सारे जो प्रकाशक हैं वो रॉयल्टी देने के मामले में बेईमानी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लेखक ऐसे भी हैं जो एडवांस में रॉयल्टी ले लेते हैं और बाद में प्रकाशकों को भी तंग करते हैं या अपनी पांडुलिपि किसी दूसरे को दे देते हैं। तो ये एक ऐसा संबंध है जो सास बहू के संबंध जैसा है, इसे निभाना चाहिए। मुझे कभी भी 6000 से ऊपर की रॉयल्टी प्रतिवर्ष से अधिक कभी नहीं मिली। इसके कई कारण हैं। एक तो गंभीर लेखन का पठन पाठन कम है, शायद इतनी किताबें बिकती नहीं हो। दूसरा एक कारण यह भी है कि सारा जो बिक्री का हिसाब किताब है वो प्रकाशक के पास रहता है। वो बताता है कि इतनी किताबें बिकी है, लेखक को मानना पड़ता है इतनी किताबें बिकी है, उस हिसाब से रॉयल्टी तय होती है। जो अनुबंध पत्र तैयार किए जाते हैं लगभग एक से होते हैं, जिसमें लेखक के अधिकार न्यूनतम होते हैं और सारी गुंजाइश प्रकाशक के हक में होती है। हालांकि इस बारे में अभी भी रुद्रादित्य प्रकाशन इलाहाबाद ने एक ऐसा अनुबंध पत्र तैयार किया है जिसमें लेखक का भी पूरा पक्ष रखा गया है। पुस्तक के द्वितीय संस्करण से लेकर डिजिटल संस्करण तक में लेखक की अनुमति प्राथमिकता में रखी गई है। ये एक नई और अच्छी पहल है। यदि इसकी शुरुआत अन्य प्रकाशन से भी होती है तो स्थिति काफ़ी हद तक बदल सकती है। भूमंडलीकरण के इस दौर में बाजार ने चाय कॉफ़ी चाट को विज्ञापन के एक भव्य और बड़े मायाजाल के साथ व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा बना दिया है, जबकि पुस्तक अभी भी बाजार की प्राथमिकता से बाहर है। जब तक व्यक्ति की प्राथमिकता फिल्म और पिज्जा है, तब तक किताबों की भारी कीमत पाठकों को किताब से दूर रखेगी। किताब की बिक्री और बाजार के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने के लिए जिस तरह की विज्ञापन नीति की जरूरत है, वह प्रकाशकों की इच्छा और आवश्यकता से बाहर है। विदेशों में किताब के प्रकाशन से पहले उसके प्रचार की तैयारी शुरू हो जाती है और बड़े पैमाने पे उसका प्रचार होता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई कोशिश लेखक की नैतिक छवि को मुसीबत में डाल सकती है।
जाने माने लेखक असगर वजाहत इस मामले में कहते हैं कि लेखक अपनी बौद्धिक संपदा प्रकाशक के हवाले करता है और प्रकाशक अनुबंध के तहत उसे प्रकाशित करता है, लेकिन इस अनुबंध की जानकारी केवल लेखक और प्रकाशक को होती है और विवाद की स्थिति में दोनों आमने सामने होते हैं। असगर वजाहत साहब से हमने बात की तो वो क्या कहते हैं उसको भी सुन लेते। कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो हिंदी प्रकाशन जगत में अभी आया नहीं है। हिंदी के प्रकाशकों को लेखकों पर और लेखकों को प्रकाशकों पर जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास बन नहीं पाया है। इस बारे में विष्णु खरे ने कहा है कि हिंदी प्रकाशन जगत में इतने प्रकार की ठग विद्या चलती कि उसकी अद्यतन जानकारी रख पाना असंभव है। विनोद कुमार शुक्ल जैसे लेखक की जो चर्चित किताबें हैं, अगर वो किताबें बिक रही हैं तो उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और नहीं बिक रही हैं और हिंदी का पाठक उसे नहीं पढ़ रहा है तो हम पाठक को कैसे जागरूक करें, किस तरह हम पाठक मंच बनाएं, लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि जागृत करें। जिस तरह हिंदी सिनेमा काम कर रहा है, जिस तरह हिंदी के लिए पत्रकारिता में काम हो रहा है, हिंदी को अलग अलग चैनलों के माध्यम से विज्ञापित और प्रसारित किया जा रहा है, क्या हिंदी का लेखक कहीं ना कहीं हाशिए में है। हम देखते हैं कि जो गीतकार है उसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता, जो नाटक का लेखक है उसका उल्लेख नहीं होता। तो हमारे देश में दरअसल जो परसाई कहते हैं कि पुस्तक लिखने से वाले से पुस्तक बेचने वाला बड़ा होता है, या कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है। अब हम इसको अपने समय में जो चरितार्थ होते देखते हैं कि ये जो बात है वो अक्षरशः सही है और ये विवाद निरंतर जारी है।